अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है और मैं कान गला के शोबा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ENT जिसे ईयर नोज़ थ्रोट भी कहते हैं, और ये ताल्लुक़ मेरा तकरीबन पिछले 11-12 साल से है। अच्छा, इस शोबा में एक बहुत बड़ी वजह मरीज़ों के या के पेरेंट्स के, बच्चों के वालिदैन की हमारे पास आने की ये होती है कि उनका बच्चा कान में, नाक में या गले में कोई चीज़ डाल बैठा है। कान या नाक या गले की फॉरेन बॉडी जिसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। यूजली कोई भी चीज़ कान, नाक या गला में डाली जा सकती है जो कि जिसका साइज इतना हो कि वो वहाँ पे चली जाए। ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है, इसे बड़े भी बाज़ इस प्रॉब्लम के साथ आ जाते हैं। मैं बड़ों से ही शुरू करता हूँ ताकि इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाए। यूजली बड़े कान में कॉटन बड डालते हैं और उसके साथ जो उसकी स्टिक है वो बाहर आ जाती है और कॉटन अंदर रह जाती है। तो वो जो चीज़ अंदर रह गई है कान में, बेसिकली वो फॉरेन बॉडी है जो कि कान की अपनी स्ट्रक्चर या अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कान के जो है सुराख में चली गई है। इसी तरह बच्चे नाक में बॉल या गले में कोई चीज़ इस तरह की फंसा लेते हैं, कॉइन वगैरह। ये बहुत आम चीज़ है। मैं अपना स्टार्ट बच्चों से और कान से ले रहा हूँ। लाइक के बच्चों में जो कान की फॉरेन बॉडीज़ हैं उनके बारे में कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनको इल्म तकरीबन वालिदैन को होना चाहिए, सबको होना चाहिए। यूजली जो बच्चे हमारे पास आते हैं ये दो तरह की फॉरेन बॉडीज कान में डलवा के आते हैं। इन दोनों को हम इनके करेक्टर्स पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हम दो हिस्सों में क्यों डिवाइड करते हैं और पेरेंट्स को इसका पता होना क्यों ज़रूरी होता है, ये अभी आपको पता लग जाएगा। एक ऐसी फॉरेन बॉडीज होती हैं जो कि कान में कोई रद्द अमल नहीं ज़ाहिर करती, रिएक्शन नहीं करती हैं, और उनको निकालने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद होता है, उसमें कोई एमरजेंसी नहीं होती। और दूसरी तरह की फॉरेन बॉडीज ऐसी होती हैं जिनको हमने फिल 24 घंटे के अंदर निकालना होता है, क्योंकि उनका कान में पड़े रहना जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कान के पर्दे को जो है वो फाड़ सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, और कान में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन करने का बायस हो सकता है। जो तो सिंपल तरह की फॉरेन बॉडीज है, पहले मैं इनका आपको बता देता हूँ। इसमें कोई भी इनर्ट मेटल या के कोई दाना जिसे हम कहते हैं किसी भी बॉल का, या कि जैसे बच्चे एयर गन्स के साथ खेलते हैं प्लास्टिक की, उनका कोई पीस हो सकता है, या फिर कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, टिश्यू पेपर हो सकता है, प्लास्टिक की कोई चीज़ हो सकती है, जो चीज़ें कान में रिएक्ट नहीं करती हैं, ये सब उसमें आती हैं। ठीक है, कुछ अब मैं उस तरह की आपको टाइप्स बता दूं जो कि कान में रिएक्ट करती हैं, जो कि कान में फौरन निकालना ज़रूरी होता है। इनमें जो है एक बैटरी के सेल्स जो कि छोटे हमारे घड़ी के सेल्स के की तरह के होते हैं, या के बच्चों के टॉयज में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा बच्चे कान में डाल लेते हैं। और ये जब कान में डाले जाते हैं तो उसके बाद ये वहाँ पे रिएक्शन करते हैं और कान के पर्दे और कान के बाहर वाले सुराख को डैमेज करने का बायस बनते हैं। अच्छा, इसी ज़मर में इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कोई भी सब्ज़ी का पीस, कोई चना, कोई गाजर का पीस, कोई मूली का पीस, या कि किसी भी तरकारी सब्ज़ी का कुछ छोटा पीस अगर बच्चा कान में डाल लेता है तो उसे भी हमें फ़ौरन निकालना होता है। उसको भी हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कान में जाके, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, रिएक्ट करता है और इरिटेशन करता है और फूल जाता है और स्ट्रक कर जाता है, और फिर कान के पर्दे के डैमेज होने का और कान के बाहर वाले हिस्से के डैमेज होने का सबब बनता है। इसी तरह जैसे गंदम का दाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, इनको हम कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों को 24 घंटे से पहले निकाल लिया जाए। तो बेसिकली पेरेंट्स को ये पता होना ज़रूरी है कि अगर उसने किस टाइप की फॉरेन बॉडी बच्चे ने अपने कान में फंसाई है, ठीक है, तो उसके पीछे इम्प्लीकेशन क्या है कि उसे हमने कितने अरसा में जो है वो निकालना और कब बेस्ट टाइम है। यूजली जो दूसरी टाइप की फॉरेन बॉडीज़ मैंने बताई हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई सब्ज़ी का टुकड़ा या कि कोई जो सेल है, उसमें तो हमने इसे उसी टाइम जब पेशेंट आता है तो अपने पास ही रख लेते हैं, हम एडमिट कर लेते हैं, उसे हम जाने नहीं देते, क्योंकि इसको हम नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी उसमें प्रॉब्लम आए या कि वो किसी डैमेज की तरफ जाए जो, और इसे हमने सेम डे करना होता है। और जो दूसरा पेशेंट है उसमें हम
वेट कर लेते हैं, उसमें हम अपनी रूटीन की लिस्ट का इंतज़ार कर लेते हैं और चीज़ों को प्रिपेयर करके करते हैं। नहीं कि एक बच्चे ने अगर कान में कोई प्लास्टिक का दाना डाला हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनर्ट है, जो कि रिएक्ट नहीं करती है, तो उसे हम वेट कर लेते हैं। इसी अमल में एक और चीज़ का आपको मैं बताता जाऊं कि बच्चे कौन सी फॉरेन बॉडीज़ यूजुअली ओपीडी सेटिंग्स में निकलवा लेते हैं और किन के लिए इंटरवेंशन तो ये दोनों हैं, या किन के लिए उसको सिडेट बेहोश करने की ज़रूरत पेश आती है। यूजुअली जो 6 साल से बड़ा बच्चा है, जिसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है, वो कोऑपरेटिव होता है। अच्छा, उसमें हमने उसके साथ एक एक रेपो बिल्ड करनी होती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने उसको, यूजुअली वो पैनिक किया होता है, माँ बाप ने उसके कान में से कोई चीज़ निकालने के लिए खुद कोई ट्यूज़र या कोई ऐसी चीज़ घर में टोटका किया होता है, या कि वो किसी कान ना गला के डॉक्टर के अलावा किसी बंदे के पास गए होते हैं जो कि ट्रेन नहीं होता इस काम के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कान ना गला का बंदा ही कान नाक या गले की फॉरेन बॉडी निकाल सकता है। कोई भी ट्रेन बंदा जो कि शोबा जो है तिब से, जो कि डॉक्टर है और उसने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है इस शोबा में, वो कर सकता, कान और नाक की वो निकाल सकता है। नाक की थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, वो जब उसकी बारी आएगी उस पर डिस्कशन हो जाएगी। मैं कान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कान की बाहर वाले हिस्से की फॉरेन बॉडी निकाली जा सकती है, जनरल प्रैक्टिशनर भी निकाल लेता है। अच्छा, जब पेशेंट आता है तो मेन हमारा एम ये होता है कि बच्चे के साथ एक रैपो बिल्ड की जाए, उसके साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप की जाए, बजाय इसके कि उसे आते ही पकड़ लिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें यूजुअली बच्चों से हम डिस्कस कर लेते हैं, उसे बता देते हैं कि ये आपकी फॉरेन बॉडी है, ये मैं निकालूंगा, आपको पेन नहीं होगी, आपने परेशान नहीं होना है। वो कोऑपरेट कर जाते हैं। हम ओपीडी सेटिंग में ही उसे, हमारे पास कई तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एल हुक्स होती हैं जो कि पीछे से उसको ग्रैब करके आगे ले आती हैं। फिर कुछ सक्शन मशीन्स हैं, कुछ ऐसी फॉरेन बॉडी जो कि हम सक कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं सक्शन से, हम देख लेते हैं। फिर कुछ फॉरेन बॉडीज, कुछ क्रोकोडाइल फोर्सेप्स होते हैं, लाइक टिश्यू पेपर, हम उनसे ले आते हैं। तो फॉरेन बॉडी डिपेंड्स कि हम किस चीज़ को निकालने जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसे ले आते हैं, उसे निकाल देते हैं। अच्छा, इसी असना में जो बच्चे हमारे 6 साल से छोटे हैं, उनमें ज़्यादातर हमें सेडेशन देनी पड़ती है, जीए देना पड़ता है, बेहोशी देनी पड़ती है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, वो डरे हुए होते हैं। उसमें हम वेरी रेयरली हम उनमें किसी के साथ, कुछ समझदार बच्चे होते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो बात को समझ लेता है, या कि उसके साथ प्यार से हम उसे निकाल देते हैं। ये फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन जो है, जो डॉक्टर है, उसकी इसमें कितनी एक्सपर्टाइज है, पर्टिकुलरली फॉरेन बॉडी निकालने में। इसमें वो फिर इसको कर दिया जाता है। जो बच्चे हैं उनको हम असेस करते हैं, अगर तो हमें उसमें सेफ टाइप की फॉरेन बॉडी, जो कि पहली टाइप की थी जो कि मैं बताया, तो हम उसको प्रॉपरली उसकी फिटनेस लेके एनेस्थेटिस्ट से, जो कि बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, जो कि फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, उनके साथ टाइम फिक्स करके कर लेते हैं। अदरवाइज उनको फिर अगर जो है ओपीडी सेटिंग में निकलने वाली, और अगर बच्चा कोऑपरेटिव हो तो वहीं निकाल दी जाती है। इसी सारे ज़मर में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो कि बता दी जाए, जो कि एक पुराना मेथड था और अब ऑब्सोलीट हो चुका है। उसमें यूजुअली ये होता था कि बच्चा कान की फॉरेन बॉडी के साथ आता है, तो उसके पेरेंट्स या के हमारा स्टाफ, अस्पताल का अमला उसे जकड़ता है, पकड़ता है और उसे निकाल लिया जाता है। मतलब कि उसे पकड़ के, ताकि वो हिले ना, उसे निकाला जाता है। जिस चीज़ को आजकल बड़ा डिस्करेज किया जाता है, ये हम नहीं करते हैं। ये एक पुराना मेथड था और इसे अवॉइड करना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो डेवलपिंग एज में बच्चों की के बुरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनमें ये भी एक बुरा एक्सपीरियंस आता है कि 5-6 लोग एक बच्चे को जकड़ ले और उसके कान में से एक फॉरेन बॉडी निकाली जाए, ये उनके कॉन्फिडेंस और उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग को मुतासर करता है। और इस पर ज़्यादा बेहतर डिस्कशन साइकोलॉजिस्ट या के साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम का बायस बनता है। ठीक है जी। तो इसलिए बेहतरीन ये होता है कि वक्ती आसानी के लिए बच्चे की पर्सनैलिटी में एक डेंट ना डाला जाए, उसको तसल्ली से, अगर हम देखें कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसे जनरल एनेस्थीसिया में, सिडेशन में ही किया जाए, उसको जल्दबाजी ना की जाए। अच्छा, फॉरेन बॉडीज़ के हवाले से एक और टेक होम मैसेज ये है कि अगर एक बच्चा फॉरेन बॉडी डाल रहा है कान में, तो ये बहुत नॉर्मल है उसके लिए कि वो इससे पहले भी डालता रहा होगा, या कि वो दूसरे कान में भी डालता है, या कि वो नाक में भी डालता रहा होगा।
तो इसलिए एक पेरेंट्स को एडवाइस की जाती है, जो बच्चा एक दफ़ा फॉरेन बॉडी डालता है तो उसमें चांसेस दोबारा फॉरेन बॉडी डालने के बढ़ जाते हैं, या कि वो पहले भी इस प्रैक्टिस को करता रहा होता है। तो दूसरी जो चीज़ है जो इसमें हम करते हैं, जो हमारे एंड पे है, जब एक बच्चा फॉरेन बॉडी के साथ आता है तो हम उसकी दूसरी साइड को भी ज़रूर एग्जामिन कर लेते हैं, और प्रेफरेबली दूसरी साइड को भी, लाइक अगर ईयर के साथ है तो नोज़ को भी, और नोज़ के साथ है तो ईयर को भी। थ्रोट चूँकि एक ऐसा रीजन है, वहाँ से फॉरेन बॉडी सामने से अनटिल अनलेस के वो किसी सामने कोई मछली का कांटा ना हो, नीचे हो, तो वो नज़र नहीं आती है। इसमें 3 ही चीज़ें हैं जी। एक तो आपने बच्चे को जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं देना है, 3 टेक होम है पेरेंट्स के लिए। दूसरा ये है कि आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चा जो है वो एक दफ़ा फॉरेन बॉडी डाल रहा है तो बार बार भी डालेगा। और तीसरी चीज़ ये कि फॉरेन बॉडी का करेक्टर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ने जो डाला है वो अब हमें इमीडिएटली निकालना है या कि उसको वेट करना है। तो आज की शॉर्ट वीडियो के लिए मेरा ख्याल है ये काफ़ी है ईयर के हवाले से। तो नोज़ की और थ्रोट की फॉरेन बॉडीज़ के लिए हम दोबारा एक डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।